अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। शरीफ खानदान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। नवाज शरीफ ने एक अदालत में रिलीफ की दरख्वास्त की तो दूसरी अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद आज नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया। आज आखिरी दिन था और अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ अदालत में नजरसानी की दरख्वास्त जमा करा दी है और कल बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से समाअत होगी। तो क्या अदालत नवाज शरीफ की दरख्वास्त को मंजूर करेगी या नवाज शरीफ को इस केस में भी मफरूर करार दिया जाएगा? क्योंकि आज तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और उनकी जायदादें जब्त करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा। आज रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस की समाअत हुई, जिसमें मुलजिम की हैसियत से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पेश हुए, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पेश हुए, मगर नवाज शरीफ पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से अदालत ने आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद की और नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए और 10 दिन में नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब कर ली। साथ ही अदालत ने इस हवाले से अपना तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के लिए नैब की तफ्तीशी टीम इंटरपोल समेत हर मुमकिन इकदाम उठाए, नवाज शरीफ की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं और उनका केस दीगर मुल्जिमान से अलग किया जाता है। दूसरी तरफ आज नवाज शरीफ को लजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक खुद को सरेंडर करना था, मगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया, बल्कि एक और दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी, जिसमें उन्होंने अदालत से सरेंडर करने के फैसले पर नजरसानी के लिए कहा है। साथ ही इस्तदा की है कि उनकी अदम मौजूदगी में उनके मुकर्रर करदा तर्जुमान को पेश होने की इजाज़त दी जाए, जबकि नवाज शरीफ ने वतन वापस न आने की वजह अपनी सेहत को करार दिया और दरख्वास्त के साथ अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को भी मुंसलिक किया। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में उनके लंदन में डॉक्टर लॉरेंस के साथ एक अमरीकी माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर फयाज शॉल की एडवाइस भी शामिल है। डॉक्टर फयाज शॉल के मुताबिक मैंने लंदन में नवाज शरीफ का मुआयना किया, साथ ही तफसील से उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स का जायजा लिया, जिसमें पाकिस्तान और लंदन दोनों की मेडिकल रिपोर्ट्स शामिल हैं। मैंने ही जून 2004 में सऊदी अरब के किंग फैसल हॉस्पिटल में नवाज शरीफ के दिल का कॉर्नरी इंटरवेंशन किया था, जिसके लिए मुझे अमेरिका से बुलाया गया था। मुझे उसके बाद भी नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से लंदन में उनके कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर अदनान ने आगाह रखा। इस वक्त भी नवाज शरीफ को चलते हुए कुछ एंजाइना का मसला है, हालांकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल थेरेपी और दिल की दवाइयों पर रखा गया है। अभी भी उनकी एंजियोग्राफी होनी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनका एक और बाईपास होना है या फिर कॉर्नरी इंटरवेंशन होनी है। मगर उस वक्त कोरोना की वजह से दीगर हाई रिस्क कैटेगरी मरीजों की तरह नवाज शरीफ को भी कोरोना इन्फेक्शन होने का खतरा है, इसलिए उनका प्रोसीजर नहीं हो पा रहा। मैं सख्ती से ये तजवीज़ दूंगा कि नवाज शरीफ के वापस जाने से पहले उनकी एंजियोग्राफी की जाए और उस वक्त तक वो मुसलसल दवाओं का इस्तेमाल करें और खुले मैदान में वॉक करते रहें। मैं नवाज शरीफ के लंदन में डॉक्टर डेविड लॉरेंस की एडवाइस से मुत्तफिक हूँ कि उन्हें कोरोना के इस माहौल में सफ़र नहीं करना चाहिए और अपनी एंजियोग्राफी होने तक लंदन में ही रहना चाहिए, क्योंकि उनको लाहक बीमारियों की वजह से कोरोना होने की सूरत में उनकी मौत वाक़या होने या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर का बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ के लंदन में डॉक्टर डेविड लॉरेंस की भी रिपोर्ट साथ लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है कि मैं 4 और 21 दिसंबर 2019 और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और जून 2020 को दी गई अपनी रिपोर्ट्स के तसलसल में ये रिपोर्ट लिख रहा हूँ कि लंदन में मुख्तलिफ अस्पतालों से और डॉक्टर्स की मरहलावार राय लेने के बाद इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि नवाज शरीफ के दिल की शरियानों में खून की सप्लाई कम है और दीगर बीमारियां भी लाहक हैं। उन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दे की बीमारियां लाहक हैं। नवाज शरीफ मुतादिद बीमारियों की वजह से एक हाई रिस्क मरीज हैं और दीगर बहुत से हाई रिस्क मरीजों की तरह कोरोना की वजह से ये लाजमी है कि एंजियोग्राफी से पहले ये यकीनी बनाया जाए कि वो कोरोना से महफूज रहेंगे। मैंने नवाज शरीफ को हिदायत की है कि वो मुसलसल वॉक करें और सेहतमंद जिस्मानी सरगर्मियां करें, साथ साथ मेडिकल थेरेपी लें और फॉलो अप करते रहें। मैं ये सख्ती से एडवाइस देता हूँ कि नवाज शरीफ लंदन में रहें ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। अब ये 2 रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई गई हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से फैसला करना है। रिपोर्ट तस्लीम होगी, नहीं होगी, नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये अदालत फैसला करेगी। आज एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया और उनकी वापसी के लिए नैब को इंटरपोल समेत जो ज़रूरी इकदाम उठाने हैं उसकी हिदायत की है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, तोशाखाना केस में तो इश्तिहारी करार दे दिए गए, इन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर रिलीफ की उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल, उम्मीद बिल्कुल है, तवक्को भी है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी से रुक नहीं रहा।
लीगल प्रोसेस जारी रहेगा, ना ही उनकी सज़ा में कोई कमी होगी जो वो वक्त बार गुजार रहे हैं। तो इसलिए कोई कानून के अंदर हर्ज नहीं है। अब एक शख्स की जान का, सेहत का मसला है, ह्यूमन राइट्स का इशू है, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन अदालतें इन सब चीज़ों को कंसिडर करेंगी। और जो आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स, वो तो बड़ी एक गंभीर सूरत हाल बता रहे हैं कि सेहत उनकी इसमें इतनी खराबियाँ हैं कि आम आदमी तो शायद बिस्तर पर ही लेटा रहे। वैसे मगर आप रिलीफ की उम्मीद किए हुए हैं, मगर आज तो तोशाखाना केस में इंटरपोल से राब्ता करके नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ठोस इकदामात का कह दिया गया है, तो कार्रवाई तो उनके खिलाफ होगी फिर? देखिए साहब, अदालत को भी इन बातों का पता होना चाहिए, क्योंकि उनको ये तोशाखाना का केस बनाया गया, जो कि मैं आपको बगैर केस पढ़े बता सकता हूँ कि एक बिल्कुल झूठा और जाली केस है। तोशाखाना की हकीकत सारा पाकिस्तान जानता है। जो वज़ीर-ए-आज़म होता है या सदर होता है, उसको, बल्कि पाकिस्तान में कोई भी हो सरकारी ओहदे पर, उसको जो गिफ्ट मिलता है वो एक सरकार के पास जमा हो जाता है। सरकार फिर उसकी वैल्यूएशन करते हैं, आपको एक ख़त लिखते हैं कि इतने पैसे दे दें और आप ये चीज़ जो है ये आपकी मलकियत बन जाएगी, वरना हम इसको फ़रोख्त कर देंगे। तो कभी आप ले लेते हैं, कभी आप नहीं लेते। ये उसकी सारी हकीकत है। उस मामले को जो डील करता है वो प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का MS होता है, जो कि एक फ़ौजी अफसर होता है, वो इससे डील करता है। वो सब रिकॉर्ड उनके पास होता है। उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई वज़ीर-ए-आज़म भी या सदर इस किस्म का आदमी होगा कि वो तोशाखाने के अफसर को बोलेगा कि जनाब इसकी कीमत कम कर देना, मैं थोड़े पैसे दे के गुजारा कर लूँगा। ये सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जो सदर रहे हैं, उनकी हद तक करने का एक ज़रिया बना दिया गया नैब को, और ये केस भी उसी की एक कड़ी है। अब मियाँ साहब यहाँ हैं नहीं, उनके घर पे जाके समन दिए गए। जब समन में आप नहीं आते तो यकीनन वारंट जारी हो जाते हैं और उसके बाद जो कार्रवाई भी होनी है वो करनी पड़ती है। वैसे अगर नवाज शरीफ साहब आएंगे नहीं और उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो करप्शन का बयानिया तो हुकूमत आपके खिलाफ बनाएगी, सियासी नुकसान तो आप ही को होगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं 10 साल मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उनकी कोई हुकूमत के अंदर जो उन्होंने फैसले किए, जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए, जो काम हुए, एक पैसे की करप्शन आप 3 टेन्योर्स की 10 साल की किसी को नहीं मिल सकी। पहले मुशर्रफ साहब 8 साल कोशिश करते रहे, अब 2 साल से ये लगे हुए हैं, एक पैसे की करप्शन नहीं मिली। कभी अकामे की बात शुरू कर देते हैं, कभी वो कहते हैं जी आपके बेटे ने आपको पैसे भेजे हैं तो वो फैक्ट्री के मालिक आप बन गए हैं, कभी ये तोशाखाना पे शुरू कर देते हैं। ये बड़ी बदनसीबी है। ये मुल्क की जो सियासी जड़ें हैं उसको खोखला कर दिया इस चीज़ ने। मतलब और आप लोग सियासी तौर पर कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर यही होगा कि नवाज शरीफ साहब वापस भी नहीं आएंगे और साथ में खामोश भी रहेंगे। मरियम नवाज भी उसी अरेंजमेंट के तहत अब खामोश हो जाएंगी। आप लोग 20 तारीख को APC करेंगे और फिर APC के तहत कोई नतीजा नहीं निकाल पाएंगे। इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। APC में जमात हिस्सा ले रही है, जो APC का फैसला होगा मुस्लिम लीग नून उसकी पाबंद होगी, और सबसे बड़ी जमात की हैसियत से हम पर तो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। मियाँ साहब को हमने हुकूमत से निकाला, सियासत से निकाला, अब वो जेल में भी हैं, बीमार भी हैं, लेकिन उनका एक रोल है सियासत में, वो कायम रहेगा। उनकी जमात उनका रोल जो उनकी डायरेक्शन है, जो उनकी सोच है, उसके मुताबिक चलती है। मरियम नवाज साहब की अपना एक मुकाम है सियासत में, वो उसमें हिस्सा लेती हैं। तो ये जो टाइमिंग होती है सियासत की, ये आप सियासतदानों पर छोड़ दें, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा सौदा या कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग जो हैं ये कभी मुल्क के मुफाद में नहीं होती। मतलब मगर आप देखिए, ये तो बात तो वाज़ेह है कि क्राउड पुलर आपकी पार्टी में नवाज शरीफ हैं या फिर अब मरियम नवाज हैं, वो खामोश होंगी, वो बाहर होंगे और बोलेंगे नहीं, तो आप लोग कुछ कर तो नहीं पाएंगे। APC के प्लेटफॉर्म पर आप मिल लें, हुकूमत पर कोई दबाव तो नहीं डाल पाएंगे? नहीं, देखिए नवाज शरीफ साहब यहाँ से जो गए हैं वो इस वक्त उनको अदालत ने सज़ा दी हुई है, सस्पेंडेड सेंटेंस है, बेल पर हैं, तो उनका बराह रास्त सियासत में, और वैसे भी आपने सियासी ओहदा भी उनसे ले लिया, ना पार्लियामान के मेंबर हैं, लेकिन उनकी सोच जो है वो उनकी जमात प्रोजेक्ट करती है। वो डायरेक्टली शायद इस वक्त सियासत में हिस्सा ना उनकी सेहत इजाज़त देती है, और मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर भी जब ऐसा मामला हो कि इलाज के लिए गए हों तो बराह रास्त सियासत में वो हिस्सा नहीं लेंगे। वो हमसे ये बात बेहतर समझते हैं, लेकिन उनकी जमात ले रही है और काम सारा जमात कर रही है, और जमात जो है
उसको आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। तो कोई सौदेबाजी सियासत में ना कभी कामयाब हुई है और ना होगी। अगर आपके लीडर्स पे जो इंदिया दे रहे हैं कि एपीसी के बाद अब हम सड़कों पर भी आएंगे, ये सारा मामला होगा, तो क्या मरीम नवाज भी सड़कों पर होंगी या वो घर पर ही होंगी? बिल्कुल, वो भी सड़कों पर होंगी। देखिए, सियासतदान जब एक दफ़ा तहैया कर ले अपोजिशन में, दो जगह रह जाती हैं, ये सड़क रह जाती है या जेल रह जाता है। ये कुछ फैसला हुकूमत ने करना है, कुछ हमने करना है। ये अब क्योंकि ये असूल इक़्तिदार की जंग नहीं है, आप यकीन कर लें। मैं 88 से सियासत में हूँ, जैसे पाकिस्तान के हालात आज हैं मैंने कभी नहीं देखे। तो इनका मुकाबला अपोजिशन नहीं करना है, और अब अपोजिशन ने ठान ली है कि हम एक मुतफ़िका प्लेटफॉर्म से आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कराची के हवाले से अहम खबर उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कराची पैकेज को अनाउंस हुए 4 दिन हो गए हैं। एक अजब मामला है कराची के आवाम के लिए कि पहले बहस ये होती थी कि सिंध हुकूमत कम खर्च करती है, सिंध हुकूमत कहती थी वफाकी हुकूमत खर्च नहीं करती है। अब बहस ये हो रही है कि हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, नहीं हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। असद उमर साहब कह रहे हैं अगर काम ना हुआ और सिर्फ बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कराची के अवाम से वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत दोनों को जूते पड़ेंगे। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, आप मानते हैं कि अब ये बातों से बात बनेगी नहीं? आपके ऑन पेपर्स तो है काम, ऑन पेपर तो एक एम्बुलेंस सर्विस भी होनी चाहिए, आप लोगों ने बिल भी मंजूर करा लिया, मगर 1122 सर्विस नहीं है। ऑन पेपर तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी है मगर वैसे नहीं है, K4 भी है मगर कराची के अवाम को पानी की फराहमी नहीं है। ऑन पेपर तो आप लोगों के हैं मगर डिलीवरी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें ना, काम करना शुरू करें। जब फैसला हो गया, वो कह रहे हैं वफाकी हुकूमत हम काम करेंगे, आप भी करें, अपना काम शुरू करें बस। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर ये जो अभी पिछले दो दिन से तो असद उमर साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो शायद इतना मसला पैदा ना होता। जो हमारी बात थी वो तो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से पहले ही हो रही थी। और मैं आपको सिर्फ इतना याद करा दूं कि चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा गया वजीर आजम के आने से पहले कि क्या आपको उनके आने की इत्तला है। उन्होंने कहा मुझे नहीं इत्तला। उन्होंने कहा कि आपको किसी मीटिंग के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा नहीं, फिलहाल नहीं बुलाया गया। उनसे पूछा गया जो ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बन रहा है इसके मुतालिक आपको कुछ पता है? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता था। चीफ मिनिस्टर साहब ने मीडिया से सिंध हुकूमत के जो मंसूबे थे जो चल रहे हैं या जो आने वाले दिनों में शुरू होने हैं वो शेयर की और बताया कि जी इतने मंसूबे हम शुरू कर रहे हैं जिनकी लागत जो है 800 आ गए। उस जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है तो इसमें मतलब या तो फेडरल गवर्नमेंट पहले से तय कर लेती कि हमने करने नहीं है, अगर उन्होंने रखे हैं नहीं, मगर तो इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि मगर सईद गनी साहब फेडरल गवर्नमेंट तय नहीं कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट अब आपको देखिए KCR है कराची सर्कुलर रेलवे, आपका एतराज ये था कि जी पैसे नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हम 300 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आपका KCR का हम ले रहे हैं, कर्ज भी हमारा होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत दे रहे हैं। आप कह रहे नहीं हमने करना है, पहले आप कहते थे पैसे नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि पैसे हम ले रहे हैं, हम ही डिलीवर करेंगे। अब आप लोग कह रहे नहीं हमने करना है। नहीं शाहजेब ऐसा नहीं है। देखें, मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब ये तमाम प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, सब ठीक थे, लेकिन जब KCR का इशू आया तो उसको उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के हिस्से में लिखा हुआ था। अच्छा, वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बात की वो फैक्ट्स पर है और उसका रिकॉर्ड है सारा, पिछले 3-4 साल के हमारे खतूत हैं, तकारीर हैं, हर चीज़ मौजूद है। KCR का प्रोजेक्ट जो था वो सिंध गवर्नमेंट अभी से नहीं कर रही थी, बहुत अरसे से कर रही थी। जब जायका के साथ हम कर रहे थे तब भी हो रहा था। जायका बैकआउट कर गया तो उस वक्त जो सीपेट में इसको शामिल किया गया वो सिंध गवर्नमेंट की दरखास्त पे किया गया। उसके बाद सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे को एक्नेक में भेजा, सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे को CDWP में भेजा, सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे को फॉलो किया। और जब फेडरल गवर्नमेंट सोवरेन गारंटी और दीगर चीजों पर डिले कर रही थी तो चीफ मिनिस्टर खतूत भी लिखते रहे, असेंबली में खड़े होकर कहते भी रहे। अब जो एतराज सिर्फ किया था चीफ मिनिस्टर साहब ने, ये ऑन पेपर है सारा। ये तो फिर आप कह लें कि सिंध हुकूमत ने एम्बुलेंस के लिए भी इतना काम कर लिया था, सिंध हुकूमत ने कराची में बसों के लिए भी बहुत ज्यादा काम कर लिया था सिंध हुकूमत, मगर सारा का सारा पेपर पर है, ग्राउंड वर्क नहीं है। शाहजेब एक सेकंड ना, आप जरा इसी पे रहे ना KCR पे। पहले तो KCR इसलिए ऑन पेपर है अभी तक सिर्फ कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसको परसू नहीं किया। चाइनीज गवर्नमेंट से CPEC के साथ जो मुज़ाकरात होते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट की लेवल पे होते हैं, कमेटीज होती हैं। हम लिखते रहे, हम बोलते रहे, असेंबली में तकरीरें करते रहे, एतराज़ात उठाते रहे कि फेडरल गवर्नमेंट इसमें सुस्ती कर रही है इसलिए कि इनकी प्रायोरिटी ML1 थी, उसकी वजह से डिले करते रहे। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि हम करना चाहते हैं तो हमें ये एतराज़ नहीं कि वो ना करें,
हमारा एतराज सिर्फ ये था कि इस बात को तस्लीम कर लें कि ये सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट था, लेकिन ये चूंकि ताखीर का शिकार हुआ, अब इस हिस्से के अंदर इसको हम कर लेंगे, हमें इसमें एतराज नहीं है, वो कर लें। शहबाज शरीफ साहब ने सूबे में पावर प्रोजेक्ट भी लगा दिए, शहबाज शरीफ साहब ने ऑरेंज लाइन भी लगा दी। आपको फेडरल गवर्नमेंट की वजह से आप ये नहीं कर सके, अब सेफ सिटी भी आप फेडरल गवर्नमेंट की वजह से नहीं कर सके, कराची में 1122 टाइप एम्बुलेंस सर्विस भी फेडरल गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। मैं कह रहा हूं आप कर लें काम, आप पेपर वर्क आपका हुआ हुआ है तो डिलीवर करना शुरू कर दें। सुने शाहजेब, मेरी गुजारिश सुने, जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, जब वो ये सारी चीजें कर रहे थे, उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे और उनको फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कोई रुकावट नहीं होती थी। हमारे साथ प्रॉब्लम दूसरा है ना। मगर 2011 में जब लाहौर में मेट्रो 2011 के बाद उन्होंने लगाई तो फेडरल में आपकी हुकूमत थी, लाहौर मेट्रो प्रोजेक्ट उन्होंने कर दिया आपकी फेडरल में हुकूमत होते हुए। तो काम करना हो तो कर लेना, आप सेफ सिटी कर लें, बसें ले आए, अब पेपर वर्क आपके पास है, अब आगे काम कर लें, ब्लेम गेम से निकलें। शाहजेब, अब मैं सिर्फ बहरहाल ये एक लंबी बहस है, आप ये कहते रहेंगे हमने कुछ नहीं किया, मैं ये कहता रहूंगा हमने कुछ किया है। हमने कुछ चीजें की भी हैं और बहुत सारी चीजें करने की थी जो नहीं की हैं, लेकिन अब लोग हमसे बस पे सवाल करते थे बसें क्यों नहीं चलाई, जायज सवाल है, उठाना चाहिए। हम कहते हैं कि हम नहीं चला सके, लेकिन जो चीजें हमने की हैं शायद बाकी सूबे वो नहीं कर सके। और मैं समझता हूँ कि बस चलाना बहुत जरूरी है, लेकिन बस से ज्यादा जरूरी लोगों की सेहत का अच्छा एक इंतजाम करना है, वो हमने शायद दूसरों के मुकाबले में ज्यादा किया है। तो सही सब अब कम से कम ये तवक्को देखिए, कराची के अवाम में अब 4 दिन पहले एक खुशी की लहर थी, अब एक कंसर्न पैदा हो गया है कि भाई ये बयानबाजी में हमारा काम होना भी है कुछ या नहीं होना। तो इत्मीनान रखें कि आपका पेपर वर्क मुकम्मल है, ग्राउंड पर काम भी होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बात बढ़ेगी। वरना असद उमर साहब जो सिचुएशन कह रहे हैं कराची के अवाम इतने बेजार हैं कि जूते पड़ेंगे। नहीं, वो जूते तो उनको पड़ेंगे ना जो दावे करते करते कुछ नहीं है। अगर हम होंगे तो हमें पड़ेंगे, लेकिन शायद ये किसी और कैटेगरी के लोग आते हैं उसमें, हम नहीं आते। मैं सिर्फ एक गुजारिश कर दूं, देखिए मैंने जब ये सारा सिलसिला हुआ, वज़ीर आज़म साहब ने पैकेज अनाउंस किया, तो एक जो पॉजिटिव चीज जिसका मैंने बार बार इजहार किया कि एक मैकेनिज्म बेहतर बनाया गया है कि पहले अगर डिस्प्यूट थी K4 पर, S3 पर, KCR पर, तो वो रिजॉल्व ही नहीं हो रही थी। हम चीख के चला के बैठ जाते थे, खत लिख के थक जाते थे, हल ही नहीं होता था। अब कम से कम कोई एक मैकेनिज्म है कि जिसके जरिए K4 का इशू रिजॉल्व हुआ, KCR का मसला चले हम बनाए वो बनाए, लेकिन जो इसके अंदर इश्यूज थे, जो जिस वजह से ये डिले हो रहा था, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसा कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, दोनों के दोनों कराची के अवाम के लिए इस दफा डिलीवर करें, कराची के अवाम को कुछ मिले। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब में 2 साल में 5 IG तब्दील कर दिए। अब 6ठा IG तैनात किया गया है, मगर तनाज़ा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तनकीद हो रही है कि जिस तरीके से IG शुएब दस्तगीर को हटाया गया, इससे गलत मिसाल कायम हुई है। पंजाब पुलिस को सियासत ज़दा किया जा रहा है और जिस अफसर की वजह से शुएब दस्तगीर को IG के ओहदे से हटाया गया, उसे तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत ने खुद 21वें ग्रेड में तरक्की नहीं दी थी। उस अफसर के खिलाफ तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत में IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मनफी रिपोर्ट दी थी, मगर इसके बावजूद उन्हें CCPO लाहौर बनाया गया। और जब CCPO लाहौर के साथ IG का तनाज़ा हुआ तो IG को ही ओहदे से हटा दिया गया। तनाज़ा उठ गया है और ये मामला अदालत में चला गया है। नून लीग ने IG पंजाब की तब्दीली को चैलेंज कर दिया है। नून लीग के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और IG पंजाब इनाम गनी और CCPO उमर शेख को हटाने की दरख्वास्त की है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि साबिक IG का तबादला पुलिस ऑर्डर 2002 के मुनाफी है और पंजाब हुकूमत ने पंजाब बिजनेस रूल्स 2011 की भी खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने इस दरख्वास्त को कल ही सुबह समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान खुद दरख्वास्त सुनेंगे। इसी तरह IG और आज साबिक IGs की तंजीम एसोसिएशन ऑफ फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का इजलास हुआ। उन्होंने पंजाब में बार बार IG की तब्दीली पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अपने बयान में कहा कि पुलिस सरबराह को सियासत ज़दा और गैर रिवायती तरीके से हटाने से पुलिस कारकर्दगी और मोरल पर गहरा असर पड़ता है। इससे गैर यकीनी की फ़िज़ा पैदा होती है और इदारा कमज़ोर होता है। बयान के मुताबिक आला अदालतें बार बार कह चुकी हैं कि अफसरान की मुद्दत मुलाजमत का एहतराम किया जाए और सुप्रीम कोर्ट अनीता तुराब केस में ये उसूल वाज़ेह कर चुकी है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि जिस तरह से गुज़िश्ता IG को हटाया गया है, उससे नए IG के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। उनके लिए डिसिप्लिन, एतमाद और मोरल बरकरार रखना बड़ा चैलेंज होगा। IG पंजाब के तनाज़े के बाद पुलिस में सूरत हाल ये हो गई है कि पुलिस अफसरान मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। पंजाब के नए IG इनाम गनी ने आज अपने ओहदे का चार्ज संभाला और उसके बाद मीडिया से बात की। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले पुलिस अफसरान के इजलास के हवाले से दावा किया कि इजलास में किसी ने भी वफाकी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ हवाले से बात नहीं की।
मेरे इल्म में भी है कि किसी ने फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मुताल्लिक बात नहीं की थी। उस वक्त भी बात यही थी कि जी हम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इस सिलसिले में इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट करें, और वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ये रिक्वेस्ट करने के लिए। मगर कल हमारे प्रोग्राम में सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने दावा किया कि इजलास में पुलिस अफसरान आईजी की हिमायत में उनके खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे थे। अगर आपने मिसकंडक्ट नहीं किया तो आईजी के साथ क्यों खड़े थे जब उन्होंने आपसे कहा कि आईजी के साथ खड़े, जिस पर आपने कहा मैं भी आईजी के साथ खड़ा हूं? नहीं, उनको हम वो नहीं, उनका ये ख्याल था कि गवर्नमेंट आईजी साहब को हटा रही है। वो आईजी साहब के साथ मेरे लिए नहीं, मेरे खिलाफ नहीं खड़े हुए थे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए थे। मुतज़ाद बयान है, पुलिस का ये हाल हुआ है। आईजी की तब्दीली का तनाज़ा सीसीपीओ लाहौर की तैनाती से शुरू हुआ। इस तैनाती पर सवाल उठ रहे हैं। अपोजिशन ये समझ रही है कि उन्हें टारगेट करने के लिए तैनाती की गई। साथ ही सवाल भी उठ रहा है कि जिस पुलिस अफसर को हुकूमत ने 21वें ग्रेड पर तरक्की नहीं दी, उसे लाहौर पुलिस चीफ जैसी अहम पोस्ट क्यों दी गई। इस हवाले से आज द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब के 5वें आईजी पुलिस शुएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया और उस सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला किया, जिन्हें उन्होंने सी कैटेगरी का अफसर होने की वजह से प्रमोशन का अहल नहीं समझा था। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के सामने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उमर शेख के हवाले से इंतहाई मनफी रिपोर्ट पेश की थी। सिलेक्शन बोर्ड ने उमर शेख को दागदार करियर वाला पुलिस अफसर करार दिया और फिर बोर्ड ही की सिफारिश पर वज़ीर आज़म ने उन्हें तरक्की न देने का फैसला किया। इसके अलावा पुलिस अफसर उमर शेख के हवाले से आईबी की रिपोर्ट में भी संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए। द न्यूज़ से बात करते हुए उमर शेख ने आईबी की रिपोर्ट को सुनी सुनाई बातों पर मबनी करार दिया। मगर इस सब के बावजूद भी वफाकी मुशीर की मुदाखलत पर वज़ीर आला पंजाब ने उमर शेख को सीसीपीओ लाहौर तैनात किया। आईबी ने मनफी रिपोर्ट दी, सिलेक्शन बोर्ड ने तरक्की न देने की सिफारिश की, खुद वज़ीर आज़म ने फैसला किया। मगर इसके बावजूद भी हुकूमत ने उमर शेख को आईजी पंजाब के बाद सबसे अहम ओहदा दे दिया और फिर तनाज़ा होने के बाद उन्हें ओहदे पर कायम रखा, आईजी को तब्दील कर दिया। हालांकि आईबी रिपोर्ट को वज़ीर आज़म बहुत अहमियत देते हैं। जब वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब केस की बात हुई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आईबी की रिपोर्ट्स का हवाला दिया और फिर उसका हवाला देते हुए नैब के केस को मजाक करार दिया। इसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी दावा किया कि आईबी ने वज़ीर आज़म को उनके खिलाफ रिपोर्ट्स भेजी थी। मगर सीसीपीओ लाहौर की तैनाती के हवाले से आईबी की रिपोर्ट को अहमियत नहीं दी गई और इस तैनाती के बाद पैदा होने वाले तनाज़े की वजह से एक आईजी को ओहदे से हटा दिया गया। इससे पहले भी जो आईजी तब्दील किए गए उनकी तब्दीली की वजह सियासी थी। पहले आईजी कलीम इमाम को डीपीओ पाकपतन के तबादले का तनाज़े के बाद हटा दिया गया। इसके बाद मोहम्मद ताहिर खान को इसलिए ओहदे से हटा दिया गया कि उन्होंने साने मॉडल टाउन में मुलविस पुलिस अफसरान को हटाने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद अमजद जावेद सलीमी को 6 माह बाद ही इसलिए ओहदे से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम से ताबुन नहीं किया। और अब शुएब दस्तगीर को 9 महीने बाद ओहदे से हटा दिया गया और अपोजिशन कह रही है कि सारा का सारा मामला उनसे मुताल्लिक है। और वज़ीर आज़म ने पुलिस को गैर सियासी रखने का वादा किया था। अब तक 5 आईजी तब्दील किए जा चुके हैं, मगर वज़ीर आला पंजाब समझते हैं कि माजी में भी तब्दीलियाँ होती रही हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इससे पहले भी जो घूमते रही हैं उसमें देखें, उसमें भी आईजीज़ और इसी तरह जो ऑफिसर्स हैं वो चेंज होते रहे, क्योंकि पहली दफ़ा नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन माजी की रिवायात को तब्दील करने का कहकर लड़ा, मगर अब माजी का हवाला दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने 10 साल में 10 आईजी बदले, तहरीक इंसाफ ने 2 साल में ही 5 आईजी बदल दिए हैं। माजी में जब पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध को तब्दील किया तो सुनिए इमरान खान ने क्या मौका अख्तियार किया। बड़े अफसोस से पड़ा था कि सिंध का आईजी तब्दील कर दिया, एडी ख्वाजा सिंध का आईजी को तब्दील किया, इसलिए नहीं कि वो कोई गलत काम कर रहा था, इसलिए कि वो गलत काम नहीं करने दे रहा था। और इसलिए जब आप पुलिस से गलत काम करवाते हैं तो वो कैसे पुलिस ठीक होगी, कैसे वो आवाम की खिदमत करेगी। जब आप झूठी एफआईआर पुलिस से कटवाते हैं तो वो पुलिस वाले से जब आप कानून तोड़वाते हैं तो पुलिस वाला खुद भी गलत काम करता है और ऊपर से कैसे रोक सकते हैं जब ये खुद पुलिस से गलत काम करवाते हैं। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन में कामयाबी से पहले और फिर बाद में भी पुलिस में इस्लाहात की बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाबी के बाद अपने पहले ही खिताब में पुलिस में इस्लाहात का ऐलान किया और उस तकरीर में उन्होंने पंजाब में पुलिस इस्लाहात के लिए साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी का नाम भी लिया। एक पुलिस के जो आईजी थे जिन्होंने
जिन्होंने ये सारी रिफॉर्म्स की, उनका नाम था नासिर दुरानी, वो तब IG थे। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें, जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई, मगर अपनी तैनाती के 20 दिन बाद ही उन्होंने 9 अक्टूबर 2018 को कमेटी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे की वजह जाती वजूहात बताई, मगर मीडिया पर रिपोर्ट हुआ कि नासिर दुरानी ने मोहम्मद ताहिर खान को IG पंजाब की पोस्ट से हटाए जाने के बाद एहतजाजन इस्तीफा दिया था। इस्लाहात नहीं हो सकी, जिन्हें इस्लाहात के लिए लाया गया वो मुस्तफी हो गए। नासिर दुरानी के इस्तीफे के बाद वजीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनाई और IG पंजाब को उसका रुकन बनाया गया। बाद में पुलिस हुकाम की तरफ से शिकायत की गई कि पुलिस में इस्लाहात के लिए कमेटी की सरबराही एक ब्यूरोक्रेट को दे दी गई है। इस शिकायत के बाद ये कमेटी भी खत्म कर दी गई। फिर एक और कमेटी बनाई गई। जनवरी 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए तीसरी कमेटी बनाई और उसमें सेक्रेटरी दाखिला और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को अहम किरदार अदा दिया गया। इसके अलावा इस कमेटी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरीज को भी शामिल किया गया और इस कमेटी को टास्क दिया गया कि वो पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात के लिए अपनी तजावीज़ दे। इस कमेटी को 1.5 साल हो गया है, मगर अब तक तजावीज़ या कोई अमली कदम नज़र नहीं आया। इस्लाहात नहीं हो सकी, IG पर IG तब्दील होते रहे और अब 5 तब्दील हो चुके हैं। सिर्फ पुलिस ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी में भी पंजाब में तब्दीलियां होती रही हैं। पंजाब में अब तक 4 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके हैं, 9 सेक्रेटरीज हायर एजुकेशन तब्दील किए जा चुके हैं। पंजाब के महकमा आबपाशी में अब तक 11 सेक्रेटरीज तब्दील किए जा चुके हैं। इसी तरह हाल ही में सेक्रेटरी खुराक को 5वीं मरतबा तब्दील किया गया। सूबे के ज़्यादातर डिवीजन और इजला में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, RPOs, DPOs को मुसलसल तब्दील किया जा रहा है। सिर्फ DG खान में 6 कमिश्नर्स और 5 डिप्टी कमिश्नर्स अब तक तब्दील किए जा चुके हैं। रावलपिंडी में PTI के इख्तियार में आने के बाद 4 कमिश्नर्स की तैनाती की जा चुकी है। बार बार तब्दीलियाँ होती रही हैं, मगर पंजाब में गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकी है। बार बार की तब्दीली से इदारों पर क्या फ़र्क पड़ता है, इस बात का जवाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद 3 महीने पहले ही कौमी असेंबली में दिया। ये वो एयरलाइन थी जो दुनिया की, हमारी जिंदगी में दुनिया की टॉप एयरलाइन थी। फख्र होता था PIA में जाके। तो ये ऐसे नहीं पहुंची इधर। 11 सालों के अंदर 10 चीफ एग्जीक्यूटिव PIA के हटाए गए हैं। PIA के अंदर से केसेस करके उनको हटाया गया। 10 चीफ एग्जीक्यूटिव 11 सालों में। मैं सिंपली बात करता हूँ, कौन सा दुनिया का इदारा चल सकता है जिधर 11 सालों में 10 उनके हेड्स बदल जाएं? आपने अगर क्योंकि मेरा तजर्बा है, एक क्रिकेट टीम को भी तबाह करना, उसके 10 कैप्टन बदल दे 11 साल में, वही बैठ जाएगी। थोड़ा हमें एक ब्रेक शामिल करते हैं। तकरीबन 9 महीने के बाद नैब की जानिब से बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के खिलाफ बाकायदा तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। नैब की आज सामने आने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक चेयरमैन नैब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मंसूबे बिलियन ट्री सुनामी के खिलाफ 4 अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस और 6 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी है। बिलियन ट्री सुनामी तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि इस मंसूबे के तहत सूबे भर में 1 अरब से ज़ायद दरख्त लगाए गए। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर संगीन बेज़ाबगियों के इल्जामात भी लगाए गए, जिस पर नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अप्रैल 2018 में तहकीकात शुरू की। तहकीकात के बाद 1 जनवरी 2020 को नैब हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें बताया गया कि इंक्वायरी में 462 मिलियन रुपए के नुकसान की निशानदही हुई है, इसलिए इंक्वायरी को 4 इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया जाए। जनवरी में नैब KP ने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की सिफारिश की थी, जिस पर 9 माह बाद चेयरमैन नैब ने बेज़ाबगियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इस मामले की तहकीकात करा चुकी है। तहकीकात के बाद सूबाई हुकूमत ने बेज़ाबगियों का एतराफ़ किया, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की। रवां साल जुलाई में महकमा जंगलात के 20 अफसरान और एहलकारों को जुर्माने और सजाएं भी दी, मगर इससे पहले 2.5 साल कबल 7 फरवरी 2018 को द न्यूज़ और जंग में अरशद अजीज़ मलिक की खबर शाया हुई थी। खबर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट में संगीन बेज़ाबगियों को रिपोर्ट किया गया था। साथ ही मंसूबे की शफाफियत से मुतालिक भी सवालात उठाए गए थे। कई अहम शख्सियात पर करीबी लोगों को नवाजने के इल्जाम लगाए गए, जबकि 1 अरब से ज़ायद दरख्त लगाने के तहरीक इंसाफ के दावों से मुतालिक अहम हक़ाइक़ भी सामने लाए गए। अरशद अजीज़ मलिक की फरवरी 2018 की खबर के मुताबिक 12.5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में नर्सरियों के इंतखाब, पौधों की खरीदारी, तकसीम और शजरकारी के हवाले से बाकायदगी और बेज़ाबगियों का इंकिशाफ हुआ है।
सारे अमल की निगरानी महकमा जंगलात के निचले ग्रेड का स्टाफ करता रहा, जिसने मामलात को मशकूक बना दिया है। 300 से ज्यादा एहलकारों को करप्शन, बदउनवानी, बेकायदगियों के बाइस मुअत्तल और बरतरफ भी किया गया। खबर में मजीद लिखा था कि पौधों की खरीदारी के लिए टेंडर जारी नहीं किया गया। कम कीमत के पौधे महंगे दामों खरीदे गए। 1 अरब 18 करोड़ पौधे लगाए जाने के हुकूमती दावों के बारे में खबर में लिखा कि सेक्रेटरी जंगलात नजर शाह ने बताया कि उन्होंने कभी भी 1 अरब 18 करोड़ पौधे लगाने का दावा नहीं किया था। सूबे में 24 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। 15 करोड़ 30 लाख पौधे मुफ्त लोगों में शजरकारी के लिए बांटे गए, जबकि 75 करोड़ से ज्यादा पौधे ऐसे हैं जो जंगलात में हुकूमती इकदाम की बदौलत खुद ब खुद उग गए। इन सबको मिलाकर 1 अरब 18 करोड़ की तादाद बताई जाती है। जब ये खबर शाया हुई तो तहरीक इंसाफ ने इसकी तरदीद की। सेक्रेटरी जंगलात ने मुकामी अदालत में हतक इज्जत का दावा कर दिया रिपोर्टर के खिलाफ। अदालत ने खबर को हकाइक पर मबनी करार देकर हतक इज्जत का दावा खारिज कर दिया। बाद में खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो इंक्वायरीज कराई उनमें बेज़ाबगियों की निशानदही हुई और आज चेयरमैन नैब ने भी इंक्वायरीज को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।